आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक विराट ब्रह्म की झरोखे से झांकी, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 66 से पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। विषय मानवीय काया में समाया वैभव साम्राज्य। आइए पढ़कर सुनाते हैं। बड़े पदार्थ अणुओं का एक विशाल रूप होते हैं। इसमें कलेवर भर का विस्तार होता है। प्रत्येक कण को अपना स्वतंत्र अस्तित्व और प्रभाव प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता। वे यदि अलग अलग होकर अपनी मूल सत्ता को प्रकट कर सकने की स्थिति में होते हैं तो आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। पदार्थ के सूक्ष्म कणों में शक्ति का अनंत स्रोत छिपा पड़ा है। प्रकृति का जो स्थूल वैभव दिखाई पड़ता है उसका भी कारण सूक्ष्म ही है। स्थूल ही सूक्ष्म ही स्थूल जगत का आधार है। हमारी स्थूल बुद्धि इस तथ्य को नहीं समझ पाती। वह दृश्यमान स्थूल पदार्थों को ही देख पाती है। उनका मोटा मूल्यांकन करके मोटा उपयोग ही समझ पाती है। फलतः संबंधित व्यक्तियों एवं पदार्थों से हम बहुत छोटा सा ही लाभ उठा पाते हैं। कदाचित उनकी सूक्ष्म शक्ति को समझें और उनसे निस्तृत होने वाली चेतना एवं प्रेरणा को समझें तो हर प्राणी और हर पदार्थ हमें इतना अधिक अनुदान दे सकता है कि सिद्धियों एवं विभूतियों की किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। शरीर का कण कण इस तथ्य का सत्यापन करता है, चाहे जीव कोश हो या न्यूक्लिय अम्ल अथवा रक्त की एक बूंद। यह स्मरण रखना चाहिए कि एक क्यूबिक इंच के 12,000वां भाग आकार का एक लाल रक्ताणु होता है। एक बूंद खून में इस तरह के प्रायः 3 लाख अणु होते हैं। एक बिंदु में मनुष्य के रक्त की लगभग 5,000 लाल कोशिकाएं समा सकती हैं। वे ही खनिजों, क्षारों तथा अन्य रसायनों को अपने ऊपर लादे सारे शरीर में ढोते फिरते हैं। इन पर कितनी हल्की और विरल वस्तु लद सकती है, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। और खाद्य पदार्थों में सूक्ष्मता के सिद्धांत की उपयोगिता समझी जा सकती है। रक्त के लाल कण अपने संपूर्ण जीवन काल में कुछ ही महीनों के अंदर 2.5 लाख बार शरीर की यात्रा कर लेते हैं। दूसरी शताब्दी के सुप्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक क्लोडियस गेलेन ने बताया कि शरीर को जीवंत रखने के लिए रक्त का विद्यमान होना नितांत आवश्यक है। लेकिन 17वीं सदी में उक्त मान्यताओं में आमूल चूल परिवर्तन आया और ब्रिटेन की चिकित्सक विलियम हार्वे के सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाने लगा। हार्वे ने रक्त परिसंचरण का मूल केंद्र हृदय को माना। शरीर के विभिन्न अंग अवयवों को रक्त की आपूर्ति हृदय के माध्यम से ही होती है। भोजन से रक्त बनकर सीधा नहीं पहुंचता, वरन उसका हृदय में शुद्धिकरण होने के पश्चात ही वह अपनी क्रिया संपन्न करता है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि गैलेन का सिद्धांत गलत है। वह अपनी जगह पूर्णतः सत्य है। उदाहरण के लिए परिशुद्ध रक्त का एक नमूना कुछ समय के लिए सेंट्रीफ्यूज किया जाए
तो यह प्रक्रिया रक्त को पृथक पृथक कोशिकाओं में बांट देती है। ये रक्त कण नलिका के ठीक नीचे लाल मात्रा में जमे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। हल्का पीला रंग नली के ऊपर वाले भाग में दिखता है, जिसे प्लाज्मा के नाम से पुकारा जाता है। संपूर्ण रक्त की मात्रा में 45% लाल रक्त कण तथा 55% प्लाज्मा होता है। इन दोनों परतों के मध्य एक पतली परत श्वेत कणों की रहती है, जो प्लाज्मा से तो भारी बैठती है, लेकिन लाल कणों से हल्की। शरीर शास्त्र के विशेषज्ञों का कहना है कि 80 लाख रक्त कण 1 सेकंड में ही अपनी जीवन लीला पूरी कर लेते हैं। लाल कणों की उपस्थिति तो शरीर में निरंतर बनी ही रहती है। शरीर में इन कणों का फैलाव 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर के बीच में होता है। महिलाओं के शरीर में इनके फैलाव की संख्या 45 लाख होती है। नवजात शिशु में तो इनकी संख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। शरीर शास्त्रियों के अनुसार 700 लाल कणों के मध्य एक श्वेत कण विद्यमान रहता है। रक्त के लाल कणों की रंगीनता का प्रमुख कारण लौह युक्त श्वसन रंग द्रव्य आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी लिगमेंट हीमोग्लोबिन को समझा जाता है। इसका मुख्य कार्य फेफड़ों में ऑक्सीजन को लेकर ऊतकों तक पहुंचाने का होता है। प्रत्येक लाल कण के अंतर्गत 28 करोड़ हीमोग्लोबिन के अणु विद्यमान रहते हैं और प्रत्येक अणु में 10,000 परमाणुओं की संख्या देखने को मिलती है, जो ऑक्सीजन की मात्रा से परिपूर्ण होते हैं। यदि मनुष्य के शरीर में विद्यमान हीमोग्लोबिन में से संपूर्ण लौह की मात्रा निकाली जाए तो 2.5 इंच लंबी एक कील सुगमतापूर्वक बन सकती है। रक्त में सन्निहित ऑक्सीजन की सांद्रता हवा की तुलना में कम होती है, इसलिए अपनी प्राकृतिक विशेषताओं के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन हवा से निकलकर रक्त तक जा पहुंचती है और वहां पहुंचकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। रक्त के लाल कणों की अपेक्षा श्वेत कणों की संख्या बहुत कम होती है। शरीर में इनका फैलाव 4000 से 1,00,000 प्रति घन मिलीमीटर तक होता है। तीसरे प्रकार के रक्त कणों को थ्रोम्बोसाइट के नाम से पुकारा जाता है और दूसरे शब्दों में इन्हें प्लेटकेट भी कहते हैं। इनका आकार लाल कणों के ठीक चौथाई होता है। रक्त में इनकी संख्या 2.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर की मानी गई। रक्त के तरल पदार्थ को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। इसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं तैरती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें पानी की मात्रा 90%, प्रोटीन 7%, सोडियम क्लोराइड 30.9% तथा हार्मोन, एंटीबॉडीज, न्यूट्रॉन डस्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, एंजाइम जैसे अनेकानेक पदार्थ भी विद्यमान रहते हैं। रक्त में पाए जाने वाले इन लाल कणों को, जिनकी सघनता से ही रक्त का रंग लाल होता है, निकाल डालें तो जो शेष बचेगा वह पानी होगा। चरक संहिता के अनुसार रक्त में 8 अंजलि और मस्तिष्क में आधा अंजलि केवल जल ही होता है। शरीर के भार का 70% भाग केवल जल ही होता है। यदि आप 100 पाउंड वजन के हैं तो आप में 70 पाउंड पानी है। रक्त में तो यह प्रतिशत 92 का होता है, अर्थात शरीर में यदि 6 लीटर रक्त है तो उसमें रक्त कणों की मात्रा कुल 48 लीटर ही होगी। शेष
52 लीटर मात्रा केवल जल की होगी। यहाँ तक कि रक्त के 500 मिलीलीटर परिमाण में 1 औंस के 60वें भाग के बराबर शर्करा विद्यमान होती है। लगभग 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 500 मिलीलीटर की यह मात्रा मूलतः ईंधन की भूमिका निभाती है, जिसके आधार पर कोशिकाएं, मांसपेशियां गतिशील रहती हैं। समस्त अवयवों को सतत क्रियाशील बनाए रखने हेतु यह न्यूनतम मात्रा ईंधन की अत्यंत अनिवार्य है। इसकी मात्रा को इतनी ही बनाए रखने का कार्य इंसुलिन का है, जिसे पंक्वाशय प्रक्रियाज ग्रंथियां रक्त में छोड़ती हैं, जिसमें इसमें जरा भी न्यूनाधिक होने पर डायबिटीज होने या हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना रहती है। शरीर के सामान्य अवयवों की संरचना और उनकी कार्यपद्धति का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता आया है, इसलिए रोगों के कारण और निवारण से संबंध में काफी प्रगति भी हुई है, पर यह अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की आश्चर्य करने वाली हरकतें जब से सामने आई हैं, तब से चिकित्सा विज्ञानी स्तब्ध रह गए। प्रत्यक्षता शरीरगत क्रियाकलापों में इनका कोई सीधा उपयोग नहीं है। वे किसी महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती, चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती हैं और वहीं से तनिक सा स्त्राव बहा देती हैं। यह स्त्राव भी पाचन अंगों के द्वारा नहीं, सीधा रक्त से जा मिलता है और अपना जादू जैसा प्रभाव छोड़ता है। हार्मोन शरीर और मन पर कितने ही प्रकार के प्रभाव डालते और परिवर्तन करते हैं। उनमें से एक परिवर्तन काम वासना, मानसिक जागरण और यौन अंगों की प्रजनन क्षमता का भी सम्मिलित है। यौन अंगों का विकास एवं तदनुरूप भावोत्तेजना का पैदा होना न होना कुछ हार्मोन्स की न्यूनाधिक मात्रा का रक्त में घटने या बढ़ने के कारण ही होता है। प्रजनन क्षमता किसी नर या नारी में समुचित अंग विकसित होने के बावजूद भी ना हो, यह भी संभव है। यह होता है हाइपोथैलेमस के इशारों पर कार्य करने वाले हार्मोन्स की रक्त में कुछ माइक्रो मिलीलीटर मात्रा के कारण। शारीरिक सुंदरता और कुरूपता से हार्मोन स्त्रावों का गहरा संबंध है। आकृति का ढांचा तो जन्म से पूर्व ही माता के गर्भ में बन जाता है। प्रसव के उपरांत उसमें सुधार की थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है। आहार विहार को सही रखने से काया निरोग रहती है, बदन पुष्ट एवं बलिष्ठ बनता है। फिर भी सुंदरता एक अलग वस्तु है। उसका न केवल चेहरे से वरन त्वचा पर रहने वालों की चमक, चिकनाई एवं कोमलता से भी संबंध है। हाथ पैर कड़े, रूखे, सूखे एवं थोड़े छितराई प्रकृति के हों, चेहरे की हड्डियां उभरी हुई हों, आंखें धसी हुई हों, तो मनुष्य कुरूप लगेगा। सौंदर्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। आंखों के सुहाने की बात वातावरण व परंपरा से भी संबंध रखती है। निग्रो वर्ग के लोगों में घुंघराले छठे बाल, चौड़ी नाक, मोटे होंठ उस देश के निवासियों में सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि गोरी नस्लों के लोग उन्हें कुरूप कहते हैं। आर्यन नस्ल किसी को सुंदर लगती है, किन्हीं को मंगोलों का चौड़ा चेहरा, पतली आंखें अधिक सुहावनी लगती हैं। यह आंखों में बसे सौंदर्य के मापदंड पर निर्भर है। इतने पर भी चेहरे की आकर्षण और अवयवों की कोमलता, त्वचा की परत में रहने वाली चिकनाई, दांतों की पंक्ति और कितने ही आधार ऐसे हैं जिन पर अधिकांश को लुभावनापन प्रतीत होता है। श्रृंगार प्रसाधनों
का इन दिनों बहुत प्रचलन है। समझा जाता है कि उन रंग रोगनों के सहारे त्वचा के रंग एवं चमक को इच्छानुसार बनाया जा सकता है। इतने पर भी अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। इस पुताई के भीतर झांकती वास्तविकता को पहचानने में आंखें देर तक धोखा नहीं खाती। स्वाभाविक सौंदर्य बहुत करके प्राकृतिक होता है और उसका कारण हार्मोन स्त्रावों से संबंधित पाया गया है। हार्मोन रक्त में मिलकर अवयवों को प्रभावित करते हैं और स्वभाव पर भी असर डालते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी सुंदरता और कुरूपता के साथ भी संबंध जुड़ा रहता है। एस्ट्रोजन स्त्राव अधिक मात्रा में हो तो चेहरे पर काले मुहासे उठते रहेंगे और उठती आयु में ही बाल झड़ते रहेंगे। मासिक धर्म अनियमित होने लगता है। स्तन उभरते तो हैं पर जल्दी ही लटकने लगते हैं। इतने पर भी उनमें दूध की कमी रहती है। यदि यह स्त्राव संतुलित रहे तो न केवल नारी का वरन नर का भी चेहरा और शरीर सुंदर लगेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन घटने लगे तो त्वचा बहुत लटकने लगेगी, झुर्रियां पड़ेंगी और मांस का गठीलापन घट जाएगा। इसकी कमी के कारण सूजन न होते हुए भी वैसा ही कुछ प्रतीत होगा और रंग में पीलापन बढ़ने लगेगा। थायराइड स्त्रावों का अनुपात घट बढ़ जाने से आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगते हैं। अप्रिय गंध आती है, पसीना कम या अधिक छूटता है, चमड़ी पर रूखापन रहने लगता है, बालों की जड़ों में रूसी जैसा मैल जमने लगता है। स्टीरोइड हार्मोन्स की स्थिति डामाडोल रहे तो वजन घटेगा, खुश्की रहेगी, प्यास लगेगी और फुर्ती घटती जाएगी। हंसने और मुस्कुराने तक को मन न करेगा। यौन हार्मोन्स नर और नारी में अलग अलग प्रकार के होते हैं। दोनों वर्गों में दोनों की ही उपस्थित रहती है, पर जिसका बाहुल्य रहता है उसके शरीर में विपरीत लिंग के भी लक्षण पाए जाते हैं। नारी शरीर पर अधिक बालों का होना, दाढ़ी मूंछ के स्थान पर भी बालों का उगना, आवाज का भारी होना इसी असंतुलन का परिणाम है। पुरुष शरीर में नारी हार्मोन का अनुपात अधिक हो तो उनका स्वभाव नारी जैसा बनने लगेगा, इच्छाएं भी वैसी होने लगेंगी। नारी में मर्दानगी और नर में जनानापन इन हार्मोन्स की विसंगत का ही परिणाम है। हार्मोन का उचित सम्मिश्रण आंखों में चमक, स्वभाव में मस्ती, मिलनसारी उत्पन्न करता है। इसके विपरीत स्वभाव संकोची या उद्दत होते देखा गया। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे आपसे इसी विषय पर। मानवी काया में समाया वैभव साम्राज्य, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। तब तक के लिए चिंतन मनन किया जाए इसी पर। ओम शांति।